बात करने वाले स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुडिक्शन। और लोकल जुडिक्शन इसका तात्पर्य वो क्षेत्र है जिसमें कोई भी न्यायालय या कोई भी मजिस्ट्रेट स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान भर में अनेकों न्यायालय हैं और सारे न्यायालय हर क्षेत्र पर अपनी अपनी अधिकारिता इसका प्रयोग करने लगे तो एक अव्यवस्था ये फैल जाएगी। भाई, व्यवस्था बनाना ये भी तो प्रक्रिया का उद्देश्य है। प्रक्रिया क्या चाहती है? सुविधापूर्ण ढंग से काम हो, काम ठीक ढंग से तो हो ही, सुविधापूर्ण ढंग से ये भी हो। प्रक्रिया को बनाने के पीछे जो अनेकों उद्देश्य होते हैं, उनमें से एक उद्देश्य यह भी है, हमने आपसे चर्चा की थी कि प्रक्रिया सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर नहीं बनती है, प्रक्रिया अनेकों उद्देश्यों को लेकर यह भी बनती है, जिनमें से एक है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना। प्रक्रिया के अभाव में रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि कानून जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न करेगा सारभूत विधि यानी सबस्टेंटिव लॉ के माध्यम से, उन अधिकार और कर्तव्यों को धरातल पर, जमीन पर उतारने का काम यह प्रक्रिया करती है। हमने आपसे कहा था आईपीसी लिख देगी कि जो हत्या करेगा उसे अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। यह तय कैसे होगा कि जिसके ऊपर हत्या का आरोप है उसने वाकई हत्या की है? क्योंकि हत्या किसी के द्वारा किसी को मार डालना नहीं है। अगर हत्या किसी के द्वारा किसी को मार डालना है तो जल्लाद फांसी पर चढ़ेगा। कोई किसी को मार रहा है, सिर्फ इतने से हत्या नहीं होती। किसी को मारना हत्या कहा जाए, इसके लिए जरूरी है कि वो पुरानी आईपीसी के मुताबिक धारा 300 और नई में शायद 101 या 102 है, उनमें वर्णित परिस्थितियों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को मारे और उनके साथ जो अपवाद जुड़े हुए हैं उन परिस्थितियों में न मारे, तब हत्या हुआ। तो प्रक्रिया यह तय करेगी, यह प्रक्रिया से तय होगा कि जिसके ऊपर हत्या का आरोप है उसने वाकई हत्या की है या दैट इज मियर एक्सीडेंट। यह भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ दुर्घटना हो, और यदि हत्या की है तब उसे दंडित होना चाहिए। और हत्या भी किन परिस्थितियों में? क्योंकि हत्या के लिए 2 दंड प्रोवाइड है, मृत्युदंड और आजीवन कारावास। जुर्माना कितना भी हो सकता है, तो कितना दिया जाए इसे तय करने के लिए हमें प्रक्रिया इसकी जरूरत है। यानी रूल ऑफ लॉ जमीन पर प्रक्रिया के बिना अस्तित्व में अब नहीं आ सकता। आप रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कार्य रूप में इसको लागू करना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया बनानी होगी। प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और प्रक्रिया बनाने के पीछे अनेकों उद्देश्य हैं। उनमें से एक उद्देश्य रूल ऑफ लॉ इसको धरातल पर लागू करना है, तो एक उद्देश्य यह भी है कि सारभूत विधि इसको सुविधापूर्वक उन प्राधिकारियों के द्वारा लागू किया जाए जिनके द्वारा इसे लागू करना अभिप्रेत है। सारभूत विधि किन प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाना अभिप्रेत है? तो सीआरपीसी में सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट का न्यायालय सामान्यतः। एक्सेप्शनली जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उच्च न्यायालय को भी यह अधिकारिता मिलेगी।
या कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को यह अधिकारिता मिलेगी, और या फिर विशेष विधियां इनके अंतर्गत जो संगठित न्यायालय होंगे उन्हें भी यह अधिकारिता मिलेगी। लेकिन इन जनरल उस विधि को लागू करने का काम जो प्रक्रिया यानी सीआरपीसी प्रथम अनुसूची के माध्यम से देगी, वो मुख्यतः सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट के न्यायालय यही होंगे। अपवादिक तौर पर सीआरपीसी में, जिसे अब बीएनएसएस कहते हैं, उसके द्वारा बताए गए काम ये उच्च न्यायालय आदि के द्वारा भी किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान भर में नंबर ऑफ सेशन कोर्ट्स और नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष, उस पर कन्याकुमारी में पीठासीन न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे, या शाहजहांपुर में, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी न्यायालयों में पीठासीन है वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे, ये दोनों एक साथ करें। क्या हो ये तय होना जरूरी है, क्योंकि अगर सारे के सारे एक ही जगह पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग ये करना शुरू कर दिए तो विपरीत निर्णय आने की संभावनाएं ये भी रहेंगी, और सब समान अधिकारिता के होंगे। और अगर विपरीत निर्णय आए तो किसका लागू होगा भाई? और फिर एक मामले का विचारण अगर अनेक न्यायालयों में चलेगा तो पक्षकार कहां कहां उपस्थित होंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अधिकारिता, इसका विनिश्चय विधायिका करती है। विधायिका स्वयं तय करती है प्रत्येक प्रक्रिया विधि में। विधायिका विधि का अधिनियमन करते समय ऐसे प्रोविजन बनाती है जिन प्रोविजंस के माध्यम से यह तय किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष पर उत्पन्न होने वाले वाद कारण पर विचारण का हक ये किसे होगा। और वाद कारण प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं, एक दांडिक, दूसरा दीवानी। तो दीवानी वाद कारण ये अगर क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हुआ है, किसी विशेष क्षेत्र में, यानी दीवानी वाद कारण हरदोई में पैदा हुआ, दीवानी वाद कारण शाहजहांपुर में पैदा हुआ, तो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाले दीवानी वाद कारण पर किस दीवानी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होगा, इसे तय करने के लिए हम सिविल प्रक्रिया संहिता उसकी धारा 16, 17, 18, 19 और 20 देखते हैं। और चूंकि सीपीसी में अधिकारिताएं 3 प्रकार की होती हैं, विषय वस्तु संबंधी, धनीय और स्थानीय, तो तीनों प्रकार की अधिकारिताओं का विनिश्चय करने के उपरांत ही हम विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सिविल वाद कारण के लिए सुनवाई करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय, इसकी पहचान ये करते हैं। स्थानीय अधिकारिता हम 16, 17, 18, 19 और 20 इससे तय करते हैं। धनीय अधिकारिता सेक्शन 15 इससे तय करते हैं। सपटित धारा 6 भी कह लो आप। और विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता धारा 9 इससे तय करते हैं। जब हम दांडिक वाद कारणों की बात करते हैं तो पुरानी सीआरपीसी में क्षेत्र विशेष उसमें उत्पन्न होने वाले दांडिक वाद कारण पर किस दंड न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होगा, इसे
तय करने के लिए जो प्रोविजंस हम देखते थे वो 177 से 189 थे, और बीएनएसएस में मेरे ख्याल से 194 से शुरू होना चाहिए, या 197 कितने से शुरू हो रहा है, ठीक है, 197 से शुरू हो रहा है और 209 तक, और पहले 177 टू 189 ये था। यानी विधायिका स्वयं उपबंध बनाकर ये तय करती है कि किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले दांडिक अथवा सिविल वाद कारण पर किस सिविल न्यायालय अथवा दंड न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होगा, ये विधायिका स्वयं तय कर देती है। यहीं पर एक बात और समझ लेनी चाहिए, जब हम लोग अंदर प्रवेश करना शुरू करेंगे तो शब्द आएंगे अमुक न्यायालय को अमुक वाद कारण पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दैट कोर्ट विल बी द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आप लोग कचहरी जाएंगे वहां भी ये खूब आएगा कि बोले सीजीएम का कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कोर्ट है, बोले सेशन जज का कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कोर्ट है, बोले सिविल जज जूनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन इनके न्यायालय ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कोर्ट है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है यहीं पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि बातों को एक बार समझते चलेंगे तो जब प्रवेश अंदर होगा तो सुविधा रहेगी। एक बार बात कही जाएगी समझ में आएगी, और नहीं समझेंगे तो इन शब्दों की मृग मारीचिका में, इन शब्दों के भ्रमजाल में आप भटकते रहेंगे और भ्रम में पड़े रहेंगे, और फिर वही बेवकूफी की बातें हैं, अपने को संतुष्ट करने के लिए कहते रहेंगे कि हिंदी थी इसलिए समझ में नहीं आया, अंग्रेजी होती तो समझ में आ जाता। इस प्रकार की मूर्खता की बातें स्वयं को समझाने के लिए आप कहते घूमेंगे। हमने लीजिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन कह दिया, तब आपको क्या समझ में आ गया? मूल क्षेत्राधिकार कह दिया तो क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि कॉन्सेप्शन ये जरूरी है। और अगर हम आपसे ये चर्चा करें कि मूल क्षेत्राधिकार किसी न्यायालय को किसी वाद कारण पर प्राप्त है, ये उस दशा में कहा जाता है जब उस न्यायालय को उस वाद कारण पर सबसे पहली बार सुनवाई का अधिकार होता है। सुनवाई का मतलब होता है विचारण। सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि हमने इस दृष्टिकोण से सुनवाई की कि हमें सुनवाई का अधिकार है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सत्र न्यायालयों में भी जिन मामलों का विचारण चलेगा वे पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने आएंगे और मजिस्ट्रेट उसमें जांच करेगा, पुरानी सीआरपीसी की धारा 209 में और इसमें भी कोई सेक्शन होगा कि यह मामला किसके द्वारा विचारणीय है, और जब वो ये पाएगा मेरे द्वारा विचारणीय नहीं है तो वो सुनवाई के लिए अर्थात विचारण के लिए उसे सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर देगा। अब जो सुनवाई चलेगी दैट विल बी हियरिंग in that sense in which I am saying the word hearing at this moment, ठीक है ना। अब वो सुनवाई है, अब उस पर सुनवाई पहली बार किसके द्वारा हो रही? सत्र न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। और स्थानीय अधिकारिता के दृष्टिकोण से, ठीक है, यानी स्थान विशेष पर उत्पन्न दांडिक वाद कारण के दृष्टिकोण से जिस सत्र न्यायालय को उस दांडिक वाद कारण पर सुनवाई का अधिकार होगा, उसी सत्र न्यायालय के बारे में ये शब्द प्रयोग होंगे कि वो कोर्ट उस दांडिक वाद कारण के लिए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन है। वो न्यायालय, वो सत्र न्यायालय उस वाद कारण के लिए मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय है।
यानी मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय किसी भी वाद कारण के संबंध में वो न्यायालय होता है जिसे विचारण का अधिकार होता है संबंधित वाद कारण पर, यानी विचारण के न्यायालय को ही हमेशा मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय कहते हैं। और जब इस न्यायालय द्वारा विचारित करके निर्णय पारित हो जाता है, तब इस न्यायालय के आदेश से जो प्रस्तुत किया जाता है अपील है, और वो जो कोर्ट सुनेगा उसे अपीलेट कोर्ट, अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। वो अपीलीय न्यायालय हाई कोर्ट भी हो सकता है, वो अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ दशाओं में हो सकता है। ठीक है। एक और होता है रिविजनल कोर्ट, पुनरीक्षण का न्यायालय। जब विचारण का न्यायालय विचारण के दौरान कोई कानून की गलती करता है, कानून की गलती चाहे प्रक्रिया से संबंधित कानून की गलती हो या किसी भी प्रकार की कानून की गलती हो, तब उसकी कानून की गलती सुधरवाने के दृष्टिकोण से जब उससे ऊपर के न्यायालय में, यानी वो जिसका अधीनस्थ है, निवेदन किया जाता है, एक मेमोरेंडम प्रस्तुत करके, एक ज्ञापन प्रस्तुत करके, तो उस ज्ञापन के द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को ही रिवीजन या पुनरीक्षण कहा जाता है। पुनरीक्षण, अपील, पुनरीक्षण, उत्प्रेषण की याचिका यानी रिट ऑफ सर्सरियो, इनके बीच फर्क क्या है, ये जब हम अपील, रिवीजन आदि पर पहुंचेंगे तब हम क्लियर करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ एक आइडिया सारी बात का दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे हैं, वो जो बात है वो ये है कि जब भी किसी स्थान विशेष पर कोई वाद कारण उत्पन्न होगा, तो सुविधा के दृष्टिकोण से उस स्थान विशेष पर सुनवाई की अधिकारिता उन प्रावधानों के माध्यम से, जिन प्रावधानों के माध्यम से विधायिका स्थानीय अधिकारिता का निर्धारण करती है। ठीक है, विधायिका ने किसी विशेष न्यायालय को उस स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले वाद कारण की सुनवाई का अधिकार ये दिया होगा। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कोई न्यायालय किसी स्थान विशेष में ही, किसी स्थान विशेष में ही मीनिंग देयर बाय हर जगह नहीं, किसी पर्टिकुलर प्लेस में अपने में निहित जो शक्तियां हैं, अपने में निहित जो अधिकार हैं, उनका प्रयोग करने के लिए सशक्त होता है। वो हर जगह उन अधिकारों का प्रयोग, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है। और न्यायालय जिस स्थान विशेष में अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त होता है, उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता उस संपूर्ण क्षेत्र पर विस्तृत है, ऐसा कहा जाता है। यानी स्थानीय अधिकारिता की डेफिनेशन क्या निकल कर आई? स्थानीय अधिकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी सीमाएं स्वयं विधायिका द्वारा विनिश्चित की गई हैं, और उन विनिश्चित सीमाओं के भीतर कोई न्यायालय जब अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त होता है, तब वह स्थान विशेष उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता कहलाता है, या स्थानीय अधिकारिता से अभिप्रेत है वो क्षेत्र जिसमें कोई न्यायालय अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त है। दोनों बातों में से कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। और वो क्षेत्र विशेष कौन सा क्षेत्र होगा, इसे तय करने का काम विधायिका का है। विधायिका ऐसे क्षेत्र के रूप में संपूर्ण देश को तय कर दे। जैसे एनआईए, एनआईए का गठन जिस एक्ट में हुआ है, उस एक्ट में यह कहा गया है कि आतंकवाद से संबंधित घटनाएं
हिंदुस्तान ही नहीं तो विदेश में भी अगर हुई है तो उन पर अन्वेषण करने का हक एनआईए का होगा, पुलिस का नहीं। यानी अगर शाहजहांपुर में भी कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो थाना सदर बाजार की पुलिस नहीं, ये एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इसीलिए आपने देखा था अमेरिका और कनाडा, अमेरिका के में शायद हमारे एम्बेसी में आग वाग लगाई गई थी, ठीक है, सिख फॉर जस्टिस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो एनआईए ने यहां केस रजिस्टर किया था, क्योंकि दूतावास हिंदुस्तान है ये माना जाएगा, और हिंदुस्तान में अगर कोई अपराध होगा तो एनआईए, और वो आतंकवादी घटना होगी तो एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है ना। तो विधायिका स्वयं उस क्षेत्र को तय करती है। आतंकवाद को छोड़कर जो आपराधिक घटनाएं होंगी उनका अन्वेषण सामान्यतः उस थाना क्षेत्र की पुलिस करेगी जिस थाना क्षेत्र में वो घटना घटी है, ठीक है। और अगर सीबीआई को निर्देशित किया जाएगा संबंधित राज्य सरकार के द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, स्वयं में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनके उपयोग के द्वारा, तो सीबीआई करेगी, जैसे कर रहे हैं कोलकाता में घटित जो घटना है आरजीकर मेडिकल कॉलेज। यानी स्थानीय अधिकारिता, इसका विनिश्चय ये स्वयं विधायिका अपने कानून में करती है, इसे तय करने का हक किसी को नहीं है। हम लोग उस प्राधिकारी में, या वो प्राधिकारी स्वयं जिसे सुनवाई का अधिकार दिया गया है, वो स्वयं अपनी अधिकारिता को तय करना चाहे तो नहीं कर सकता। यानी सेशन कोर्ट शाहजहांपुर का खुद तय करे कि हम हरदोई के सेशन कोर्ट द्वारा विचारण योग्य मामले का विचारण करेंगे तो नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय कर सकता है। क्यों? अनुच्छेद 129 के मुताबिक वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है उसकी ये शक्ति होती है कि कभी यदि उसके क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठे कि अमुक वाद कारण पर उसे क्षेत्राधिकार है या नहीं है, क्षेत्राधिकार का मतलब सुनवाई का अधिकार, तो वह अपने क्षेत्राधिकार का विनिश्चय स्वयं कर सकता है, और क्षेत्राधिकार को ही अंग्रेजी में जुडिक्शन ये कहते हैं। अब आप बताइए कि लोकल जुडिक्शन कह दिया जाए और इतनी बात न बताई जाए तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? और स्थानीय अधिकारिता कह दिया जाए और इतनी बात न बताई जाए तो भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी का नहीं है, प्रश्न कॉन्सेप्शन का है। अगर कॉन्सेप्शन नहीं है तो न हिंदी में आएगा न अंग्रेजी में आएगा, और यह पूरी तरह झूठ है कि हिंदी में कानून नहीं आता। हमने सुबह भी कहा कि मां की गोद से ज्यादा अच्छी गोद कोई होती नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में नहीं आ रहा वो आपको अंग्रेजी क्या किसी भाषा में नहीं आएगा। यू हैव नॉट बोर्न इन द साउथ एक्स, ठीक है, आप लंदन के साउथ एक्स के एरिया में नहीं पैदा हुए हैं तो आपको अंग्रेजी में समझ में आता, हिंदी में नहीं आता। बात यह है आपको किसी ने समझाया ही नहीं और आपको कोई कॉन्सेप्शन ही नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो स्थानीय अधिकारिता की डेफिनेशन देखें क्या कहता है। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग यह समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी विधायिका स्वयं तय करेगी
कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार कहां कहां होगा, और विधायिका इस क्षेत्र का निर्धारण करते समय यह तय कर सकती है कि कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट पूरे राज्य में देश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, राज्य की क्यों कर रहे हैं। इसलिए देश की बात नहीं हो रही क्योंकि सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है, और जो प्रक्रिया विधियां हैं, जो प्रोसीजरल लॉज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसमें से संवर्ती सूची में आने वाला विषय है। और एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और वो बंटवारा इन्हीं 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची में उन विषयों का वर्णन है जिन विषयों पर विधायन का अधिकार केंद्रीय विधायिका का है, और जिन विषयों पर कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार का है। राज्य सूची में उन विषयों का वर्णन है जिन पर विधायी क्षमता राज्यों को प्राप्त है, और जिन पर कार्यपालिकी क्षमता राज्य की सरकार को प्राप्त है। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग बात है। फेसबुकीय मूर्खों की बात छोड़ दीजिए, उन्हें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी शक्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं है, बस केवल पोस्टें लिख लिख कर मूड खराब करना है जानकार लोगों का। वो तो उनके लिए तो सरकार ही सब कुछ है। उन्हें तो ऐसा लगता है सरकार के अलावा कुछ होता ही नहीं। तो उन बेवकूफों की बात छोड़ दीजिए, आप खूब समझ लीजिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग अंग हैं, और तीनों का परस्पर कोई ताल्लुक नहीं है। तीनों का संगठन कैसे होगा, इसकी विधि कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, और उसी विधि के मुताबिक तीनों का संगठन होगा। और तीनों के कर्मचारी भी अलग हैं, तीनों के प्रमुख भी अलग हैं। अगर आप चीजों को ठीक से देखना शुरू कर देंगे तो आपको दिखाई देगा। 15 अगस्त को अगर आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे होते तो सीजेआई, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बराबर बराबर थे। क्यों? एक और राष्ट्रपति एक कार्यपालिकी प्रमुख है, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री तो भाषण दे रहे थे। एक कार्यपालिकी प्रमुख है, एक विधायिका का प्रमुख है, एक न्यायपालिका का प्रमुख है। ठीक है ना? वो तीनों चीजें अलग है। विधायिका का सर्वोच्च अधिकारी राज्यसभा में उपसभा, उपराष्ट्रपति, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां ज्यादा हैं। लोकसभा और सदन के जो कर्मचारी हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन है, सरकार के अधीन नहीं है। पुलिस अगर सरकार के अधीन होती तो पुलिस व्यवस्था बनाती, दिल्ली पुलिस, ये लोकसभा में जाती। क्योंकि लोकसभा जुडिशियल तो दिल्ली पुलिस का है, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन लोकसभा में व्यवस्था, सुरक्षा है दिल्ली पुलिस की। व्यवस्था लोकसभा के अपने कर्मचारी, जिन्हें मार्शल कहते हैं, वो। न्यायपालिका, उसके अपने कर्मचारी होते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ये भी बनाया है। बस होता यह है कि चूंकि सरकार के पास काम ज्यादा है, इसलिए सरकार के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए सरकार शक्तिशाली दिखाई देती है। अदरवाइज तीनों बराबर हैं। तीनों, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल हर चीज तीनों की अलग है। इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, इनके जो अधिकारी हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आदि आदि, इनका वेतन, इनकी छुट्टी आदि सब भारत की संचित निधि पर आधारित है। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है।
लेकिन मूर्खों के गांव नहीं बसते, वो फेसबुक चलाते हैं। मूर्ख जितना है वो फेसबुक चलाता है, इसलिए उसकी बात मत करिए। ठीक है, स्वयं विधायिका तय करेगी कि अमुक क्षेत्र पर अमुक प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार होगा। स्वयं वो प्राधिकारी भी चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, और राज्य, संपूर्ण राज्य किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा शक्ति प्रयोग के लिए क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, किसके द्वारा? संबंधित राज्य सरकार द्वारा। कैसे? अधिसूचना जारी करके। अधिसूचना क्या होती, अभी आगे देखेंगे। लेकिन राज्य ही क्यों, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो हमने कहा था कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किया है। और तीसरी संवर्ती सूची है। संवर्ती सूची में जिन विषयों का वर्णन है उन पर दोनों केंद्र और राज्य विधायन कर सकते हैं, लेकिन असंगति की दशा में केंद्र का कानून मान्य होगा। असंगति की दशा में, अगर असंगति नहीं है तो केंद्र और राज्य दोनों का मान्य होगा एक ही विषय पर। ठीक है ना? तो स्थिति यह है कि प्रोसीजरल लॉ संवर्ती सूची का विषय, और संवर्ती सूची पर राज्य भी विधायन कर सकता है, केंद्र भी कर सकता है। लेकिन अगर केंद्र ने कुछ बना रखा है तो केंद्र के विपरीत नहीं कर सकता राज्य। और जो संवर्ती सूची पर राज्य विधायन करेगा तो जिस विषय पर विधायन करेगा, कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार, उस विषय पर फिर राज्य सरकार का होगा, क्योंकि विधायन कौन करेगा? राज्य की विधायिका। ठीक है ना? और कार्यपालिकी शक्ति किसे प्राप्त होगी? राज्य की सरकार को, क्योंकि कार्यपालिका किसे बोलते हैं? सरकार को। सरकार को कार्यपालिका कहते हैं। और जिन्हें आप विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा इस नाम से जानते हो, ये विधायिका है। और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सब देख ही रहे हैं आप। तो शक्ति विधायिका ने ये लिख दिया। विधायिका ने पावर एक बार विधायन के बाद किसको दे दी? राज्य सरकार को। ठीक है ना? काहे कि राज्य की सरकार अधिसूचना जारी करके यह तय कर सकती है कि कोई न्यायालय या कोई मजिस्ट्रेट किस क्षेत्र विशेष में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। विधायिका ने शक्ति किसको दे दी? राज्य की सरकार को। और इस प्रक्रिया को जब विधायिका अपनी शक्ति राज्य की सरकार को देती है या राज्य की सरकार को छोड़कर अन्य किसी प्राधिकारी को दे देती है, तो वो प्राधिकारी, चाहे वो सरकार हो या कोई और, जब विधायिका द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करके कोई नियम बनाता है, जैसे ये तय करेगा कि शाहजहांपुर के सत्र न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कोई नियम बनाएगा तो इस नियम को क्या बोला जाता है? प्रत्यायोजित विधायन। इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये डेलीगेटेड शक्ति के प्रयोग के आधार पर निर्मित हो रहा है, इसलिए। शक्ति किसने डेलीगेट की? विधायिका ने। ठीक है, तो यहां विधायिका ने शक्ति दे दी है किसको? राज्य की सरकार को, कि संबंधित राज्य की सरकार किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के प्रयोग के लिए क्षेत्र विनिश्चित कर सकती है, और वह क्षेत्र पूरा राज्य हो सकता है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार यह भी तय कर सकती है कि शाहजहांपुर के सेशन न्यायालय, इसकी अधिकारिता का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है ना? या राज्य का कोई भाग हो सकता है, यानी राज्य सरकार ने तय कर रखा कि साहब शाहजहांपुर का जो सेशन कोर्ट होगा वो शाहजहांपुर जिले की सीमाओं में जितना क्षेत्र समाविष्ट है उस पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग ये करेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। और सभी यकीनी शक्तियों का, जैसे वो ये तय कर सकते हैं
कि पुआया के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो उन मामलों में जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ठीक है, कमिटल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएंगे। बाकी 156(3) पर अन्वेषण का आदेश देना है, आदि आदि कार्यवाहियां कर सकते हैं, लेकिन कमिटल सीजीएम करेंगे, यानी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो स्थानीय अधिकारिता डेफिनेशन कहती है किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। आप एक एक शब्द देखें तो एक एक शब्द आपको स्पष्ट किया गया है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आता हो। न समझ में आने का क्या सवाल है, इसीलिए हमें नाराजगी होती है जब आप किताब देखते हैं। किताब इट इज अलाउड व्हेन आई एम एब्सेंट, जब हम बैठे हैं तो फिर किताब की जरूरत क्या है। अगर किताब मेरी उपस्थिति में भी रिलीवेंट बनी हुई है तो फिर हम इररिलीवेंट हैं, फिर तो हम इररिलीवेंट हैं। किताब आप तब देखेंगे जब हम कहें किताब देखिए, तब देखिए, उससे पहले नहीं। फिर कहता असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता। जब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध हमने आपको बताए थे, तब हमने आपसे कहा था कि जब आपसे कभी एकेडमिक, ठीक है, अकादमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में पूछा जाए, तब तो आप वही बताएं जो यहां लिखा है कि संज्ञेय अपराध का मतलब वो है कि ऐसा अपराध असंज्ञेय मामला से विपरीत है, ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति होती है, और असंज्ञेय अपराध से विपरीत है ऐसा अपराध, और असंज्ञेय मामला से विपरीत है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन हमने आपको बताया था कि आपके मन में लगातार ये सवाल उठेंगे कि संज्ञेय और असंज्ञेय इसका डिवीजन क्यों और किस आधार पर। हमने आपसे कहा था कि क्यों और किस आधार पर संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनका डिवीजन क्यों और किस आधार पर। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बीच विभाजन जो किया गया है उसका आधार हमने आपको बताया था कि विधायिका कुछ सिचुएशंस में ऐसा पाती है कि पुलिस को हस्तक्षेप करने का हक सीधे सीधे नहीं होना चाहिए। पुलिस तभी हस्तक्षेप करे when the interference of the police is required. And who will be the authority? या यूं कहें, who may be the authority to decide on this question that the interference through police is needed or not? ठीक है, who may be the authority? Because we are well known that generally, in general, the capacity to issue the warrant is vested in judicial magistrate, meaning thereby only he may be the authority who can decide that the interference of the police is required or not by issuance of the warrant. ठीक है, तो विधायिका ऐसा मानते हैं कि कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस का जिक्र जब संज्ञेय अपराध के बारे में हम बता रहे थे तो विस्तार से किया था हमने कि जैसे विवाह संबंधी मामले हैं आदि आदि। उन दशाओं में कोर्ट
इसके इंटरफियरेंस के बिना पुलिस को सीधे सीधे हस्तक्षेप की ताकत न दी जाए, ऐसा विधायिका चाहती है। क्यों वैसा चाहना स्थायी सामाजिक शांति के अधिक हक में है। यह कुछ सिचुएशंस में वो गरिमापूर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का डिवीजन करते हैं और ये तय कर देते हैं कि वे अपराध जो असंज्ञेय घोषित कर दिए गए, कहां, प्रथम अनुसूची में है, सीआरपीसी की या बीएनएसएस की, उन अपराधों को चूंकि असंज्ञेय घोषित कर दिया गया, इसलिए डेफिनेशन क्लास में लिख दिया गया कि असंज्ञेय अपराध का मतलब ही है कि यू कैन नॉट अरेस्ट टू एनीबॉडी हु इज एलिज्ड, ठीक है, एज ए अफेंडर ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जिसके बारे में यह कहा गया कि वो असंज्ञेय अपराध को करने वाला है, उसे आप वारंट के बिना गिरफ्तार ना करें। और बाकी आप ज्यादा उससे पूछताछ तो कर लोगे, तो पूछताछ में क्या हो गया, ठीक है ना। तो असंज्ञेय अपराध की डेफिनेशन लिखत पढ़त में ये रख दी गई कि असंज्ञेय अपराध उसे समझा जाएगा जिसे करने की दशा में या जिसे करने का आरोप होने की दशा में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, और वारंट का इशुएंस विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ द कोर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। और वारंट इशू करते समय न्यायालय सम्यक ध्यान रखेगा कि क्या वाकई ऐसी स्थितियां हैं कि वारंट जारी किया जाए या नहीं, और अगर नहीं होंगी तो नहीं जारी करेगा। यानी एक विचारवान व्यक्ति का हस्तक्षेप उन दशाओं में होने के बाद ही पुलिस का सक्रिय हस्तक्षेप होने की स्थिति ये बनेगी। इसलिए संज्ञेय और असंज्ञेय का डिवीजन ये सीआरपीसी में किया जाता है। और आप ये जानना चाहते हो कि जिस अपराध का आरोप किसी व्यक्ति पर है वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, तो आपको सीआरपीसी या अब बीएनएसएस कहें उसकी प्रथम अनुसूची को देखना चाहिए, ठीक है। तो असंज्ञेय अपराध इस रूप में परिभाषित है। अब अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या है, क्योंकि अभी स्थानीय अधिकारिता में हम लोग पढ़कर आए, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके यह तय कर सकती है किसी न्यायालय या किसी मजिस्ट्रेट, आज तुमने शुरुआत से बात को समझा इसलिए समझ में आ रहा है, और उस दिन शुरुआत से तुम देवी जी के बारे में चिंतन कर रही थी इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज आपका चेहरा बोल रहा है, आपको आ रहा है। उस दिन आपकी शरीर की भाषा कह रही थी, आपको कुछ नहीं आ रहा। और ना आने का कारण ही सिर्फ इतना था कि जब हमने शुरुआत की थी तब आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब आपको लग रहा था कि हम जनरल बात, सामान्य बात कर रहे हैं। अब वो सामान्य बात से शुरू होकर जैसे ही मामला गूढ़ बात पर पहुंचा, मामला ब्लैकआउट हो गया। इसलिए प्रत्येक बात पर ध्यान देना पड़ेगा, तब पूरी बात आएगी। तो अधिसूचना, पीछे कहा उसने कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके, जब आपने सीआरपीसी का विस्तार देखा था तब भी आपने देखा नागालैंड राज्य और असम राज्य के जनजातीय क्षेत्र, इन्हें छोड़कर, ठीक है, सीआरपीसी या बीएनएसएस लागू होगी, और इन क्षेत्रों में भी जो अध्याय 9, 11 और 12 हैं वो लागू होंगे। लेकिन राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके बीएनएसएस के अन्य प्रोविजंस को लागू करना चाहे तो कर देगी, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंटल, ठीक है, संशोधनों और उपांतरणों के साथ या उनके बिना। यह आपने देखा था। तो अधिसूचना जारी करने का क्या अर्थ है? हम लोगों ने हार्ट को पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस में हार्ट कहते थे कि प्रत्येक विधिक व्यवस्था में एक मान्यता का नियम होता है, मान्यता का नियम होता है। उस मान्यता के नियम के मुताबिक मान्यता मिलने पर ही
किसी नियम को संबंधित समाज में विधि के नियम की मान्यता प्राप्त होती है। और उन्होंने कहा था, उन्होंने दो समाजों की कल्पना की थी, कि स्थिर समाज, दूसरा प्रगतिशील समाज या विधिक समाज। उन्होंने कहा था स्थिर समाज में प्राथमिक नियम होते हैं लेकिन द्वितीयक नियम नहीं होते। और हार्ट का कहना है कि विधि प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के समेकन से बनती है। और उनका प्राथमिक नियम कुछ सारभूत प्रकार के नियम होते हैं। सारभूत प्रकार के, यानी चोरी मत करो, धोखा मत दो, जो सबस्टेंटिव लॉज में लिखे रहते हैं। लेकिन प्राथमिक नियमों से काम नहीं चलता। क्यों? नियम का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, नियम क्या है, दो नियमों में अंतर विरोध होने पर किस नियम का पालन किया जाए, ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं और नियमों में बदलाव और नए नियमों को जरूर बनाने की जरूरत ये भी पड़ती है। क्योंकि प्राथमिक नियमों से यह काम हो नहीं सकता, इसलिए द्वितीयक नियम ये बनते हैं। और जब द्वितीयक नियम बनते हैं तो प्राथमिक समाज द्वितीयक समाज में परिवर्तित हो जाता है। और फिर द्वितीयक नियम में वो क्या शामिल करते हैं? मान्यता संबंधी, न्याय निर्णय संबंधी। ठीक है, न्याय निर्णय संबंधी, मान्यता संबंधी और एक कुछ और है। ठीक है, तीन नियम वो द्वितीयक नियमों में शामिल बताते हैं और कहते हैं उसमें भी सबसे प्रमुख मान्यता का नियम। और मान्यता का नियम क्या है कि किसी भी समाज में एक विशेष प्रक्रिया से जब कोई नियम गुजरता है तब वो उस समाज में विधिक नियम के तौर पर मान्यता प्राप्त करता है। तो यहां तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके, यही तो लिखा है। अगर यहां अधिसूचना को परिभाषित न करें तो अधिसूचना जारी हुई ये कब कहा जाए, ये समस्या आ जाएगी। वो अपने घर पे बैठ के अपने अखबार वाले को लिख के दे देंगे अधिसूचना जारी हो गई, और जारी हो गई। तरीका ये बताना पड़ेगा कि जहां भी अधिसूचना जारी करके किसी काम को करने की शक्ति या राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकारी को दी गई है, तो वो अधिसूचना जारी कैसे करेगा? ठीक है ना, ये तो तय होना चाहिए कि कैसे जारी करोगे अधिसूचना। और यही हम कहा करते हैं कि कानून एकमात्र विषय है जो सर्वाधिक निश्चित है, सर्वाधिक निश्चित है, जिसमें कुछ भी अनिश्चित नहीं, और जिसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने के लिए आप अलाउड नहीं है। आप तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट अलाउड नहीं है। आप कुछ नहीं जोड़ सकते, कुछ नहीं घटा सकते। द अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू अल्टर और अमेंड द प्रोविजन ऑफ लॉ, दैट इज ओनली लेजिस्लेचर। There is no one else who can aid or subtract even a single line. ठीक है, और आप लोग कानून के बारे में ऐसे बात किया करते हैं जैसे वो सर्वाधिक अनिश्चित हो। जो चाहते हैं सो बताना शुरू, जो मन में आया वो बताना शुरू। कानून वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आपको अपनी सोच कानून के अनुरूप करनी होगी, कानून आपकी सोचों के अनुरूप नहीं चलेगा। अधिसूचना क्या है ये लिखा है। राज्य सरकार कुछ भी किसी भी ढंग से जारी कर देगी, ये नहीं कहा जाएगा कि द नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं कहा जा सकता। There is a way which is provided by the legislature only. ठीक है, through that way, when the state government will issue the notification, only then it will be said that notification has been issued. और वो तरीका क्या है? कहता है अधिसूचना से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। आप गवर्नमेंट ऑफ
उत्तर प्रदेश की स्मारिका निकले उसमें छपवा दो, इससे काम नहीं चलेगा। द पेपर विच इज नोन बाय एवरीवन एज अ, ठीक है, ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, when you will publish the notification in that official gazette, only after that it has been, ठीक है, accepted by everyone that you have issued the notification. अधिसूचना का जारी होना शासकीय राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व नहीं माना जाएगा। क्यों? अधिसूचना का अर्थ ही है कि वो सूचना जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो गई है अधिकार का परिचायक है। स्टेट गवर्नमेंट ने जिस सूचना को अपने अधिकार से, कौन से अधिकार से? जो उसे संबंधित विधि के द्वारा दिया गया, उस अधिकार से जब उसने किसी सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है, तब वह सूचना नोटिफिकेशन बन गई, अधिसूचना, तब वह सूचना अधिसूचना या नोटिफिकेशन बन गई। ये कहा जाए। एक एक चीज बड़ी खूबसूरती के साथ परिभाषित है। कहता अपराध, अपराध भी वो नहीं है जो आप जानते हैं। और देखिए, ये आप तक खूब पूछा जाता है कि उन्होंने कहा आईपीसी में 300 में हत्या परिभाषित है, तो रिपोर्ट 302 में क्यों? ठीक है, इस ढंग की बातें खूब की जाती हैं, और ये बातें सिर्फ आपको अपमानित करने के लिए की जाती हैं, क्योंकि पता उन्हें भी नहीं है जो पूछ रहे हैं। और बातें बड़ी सिंपल हैं, इनमें कुछ है नहीं। विचारण काहे का होता है? अपराध का। ठीक है, विचारण किसका होता है? अपराध का। और अपराध काहे से होगा? कार्य या लोप से। ठीक है, अपराध काहे से होगा? या तो काम से होगा या काम न करने से होगा। ठीक है, लोप किसे कहते हैं? काम का न करना। जब काम का करना आपका कर्तव्य हो, अगर काम का करना कर्तव्य नहीं है और फिर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो भी लोप नहीं है, क्योंकि फिर तो आपकी इच्छा, चाहे करो चाहे न करो। लेकिन जब काम का करना कर्तव्य हो और फिर न करो, तो उस काम का लोप आपने किया है, यह कहा जाएगा, ओमिशन किया है। और करो तो काम, तो या तो अपराध काम या लोप दोनों से किया जा सकता है। हमने गोली मार दी, काम से अपराध किया। हम डॉक्टर से इलाज देना चाहिए तो नहीं दिया, लोप से अपराध किया। काम, कार्य या लोप, इससे अपराध होता है। यानी कार्य या लोप यही अपराध होता है। ये कहें कब होता है? जब कार्य या लोप को विधि दंडनीय बना दें। जब कानून ये कहे कि अगर आप गोली मारेंगे और कोई मरेगा तो हम ये दंड देंगे, अब ये काम अपराध हो गया। अगर आप मिलिट्री मैन हैं, आतंकवादी को गोली मारेंगे तो हम आपको मेडल देंगे, अपराध नहीं है, काम वही है। यानी हु इज द अथॉरिटी? दैट इज लॉ। कानून डिसाइड करेगा कि आपका काम एक परिस्थिति में मेडल दिलाएगा और दूसरी परिस्थिति में फांसी दिलाएगा। लेकिन काम, और काम अपराध कब माना? जब कानून ने उसे दंडनीय बना दिया, तब माना। ऐसे लोप का है। लोप अपराध कब? जब वो कानून के द्वारा दंडनीय हो जाए। ठीक है ना? और दंडनीय कब होगा? जब कानून मना करेगा। इसमें एक ये होता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, और ये होता है थप्पड़ मारेंगे अगर ऐसा करोगे। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि हम ये मना कर रहे हैं, नहीं करोगे। इसमें विवक्षित है मना करना, इंप्लाइड। तो कानून ऐसे ही मना करता है। तो वो काम जो अपराध होता है उसे कानून क्या करता है? प्रतिषिद्ध करता है, किंतु विवक्षित रूप से। और प्रसिद्ध करने का तरीका क्या होता है? उसे दंडनीय बना देता है। दंडनीय बनाने में यह निहित होता है कि वह प्रतिषिद्ध भी है और दंडनीय भी है।
और काम जब प्रतिषिद्ध और दंडनीय दोनों बन जाएगा तब काम अपराध कहलाएगा। अच्छा, काम आपने जो प्रतिषिद्ध और दंडनीय है वो किया, यह कैसे जाना जाए? तो वो काम जो प्रतिषिद्ध और दंडनीय है उसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन अपराध क्या है? काम जो कि प्रतिषिद्ध और दंडनीय है। वो काम जो प्रतिषिद्ध और दंडनीय है हत्या के रूप में, वो पुरानी आईपीसी में धारा 300 में डिफाइंड था, ठीक है ना? लेकिन वो काम प्रतिषिद्ध और दंडनीय कहां था? 302 में, ठीक है? मना कौन करता था? जो हत्या करेगा उसे। तो काम दंडनीय कहां बना? 302 में, ठीक है? और रिपोर्ट किसकी होगी? जो काम प्रतिषिद्ध और दंडनीय होगा वही अपराध होगा, ठीक है ना? और रिपोर्ट किसकी लिखेगी? अपराध की। तो एफआईआर काहे में होनी चाहिए? 302 में, इसीलिए होती थी, ठीक है? तो अपराध सामान्यतः उस कार्यालोक को समझा जाएगा जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय है। अब देखें ये अपराध को क्या बता रहा है। कह रहे अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, ठीक है? विधायिका को शक्ति होती है कि विधायिका स्पेशली किसी काम को अपराध घोषित कर दे। तो सामान्य परिभाषा दी कि वो कार्यालोक, जब अपराध की बात चले तो अपराध से वो कार्यालोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा, कोई विधि हो, चाहे वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, चाहे वो आईपीसी हो, कोई हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय, प्रतिषिद्ध लिखा नहीं है, प्रतिषिद्ध हम बोलना है क्योंकि दंडनीय है तो प्रतिषिद्ध है। ये भाई प्रतिषिद्ध होने की कई कैटेगरीज हैं और दंडनीय बना देना ये तो सबसे कठोर कैटेगरी है। हम ये कह देखो ऐसा मत करना, फिर हम कहें कि देखो भाई ऐसा किया तो हम भगा देंगे, और फिर हम कहें देखो भाई ऐसा किया तो हम तुम्हें उठा उठा के पटकेंगे यहीं, ठीक है? तो इसका मतलब जब हमने ये कह दिया उठा उठा के पटकेंगे, इसका मतलब तो हम कतई नहीं चाहते वैसा हो। तो प्रतिषिद्ध तो तीनों स्थितियों में है, जहां दंडनीय कर दिया गया वहां तो कठोरतम स्वरूप में दंडनीय है, ठीक है ना? तो प्रतिषिद्ध तो सॉरी वहां तो कठोरतम स्वरूप में प्रतिषिद्ध है, ठीक है? जहां दंडनीय बना दिया वहां तो कठोरतम स्वरूप में प्रतिषिद्ध है। तो इसलिए प्रतिषिद्ध हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि अपराध से वो कार्यालोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से दंडनीय बनाया गया है, अर्थात प्रतिषिद्ध और दंडनीय बनाया गया है। और इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम, यानी किसी के खेत में, गांव में, सब जगह जानवर घुस गए तो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20, उसके अंतर्गत अगर कोई परिवाद लाया जाएगा तो उस परिवाद को भी, वो परिवाद जिस काम की बाबत लाया जाएगा, परिवाद तो किसी काम की बाबत लाया जाएगा, तो उस काम को भी अपराध मानेंगे। ये अपराध की डेफिनेशन, ठीक है ना? तो अपराध क्या है, ठीक है? ये यहां डिफाइन किया। अब बहुत नहीं बचा, ठीक है, डेफिनेशन क्लास में। और डेफिनेशन क्लास में हम समय इसलिए दे रहे हैं, एक तो ये खुद पूछा जाएगा एग्जामों में, 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, 2D में क्या है। और अगर डेफिनेशन नहीं आई है तो अंदर सीआरपीसी समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए डेफिनेशन क्लास पूरी मेहनत के साथ और पूरे दिमाग के साथ, पूरे ध्यान के साथ समझना हम लोगों को है। शेष बात कल करेंगे।